हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर आईएमएफएल सेगमेंट में कंपनी की बात करूंगा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। मैंने अपने चैनल पे कभी भी किसी भी अल्कोहल कंपनी को डिस्कस नहीं किया है। बेसिकली इन्हें आईएमएफएल कहते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। उसका मतलब क्या होता है? अगर इसमें फॉरेन लिकर से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बाहर से बन के आती है और बाहर से इंपोर्ट होती है, कोई लाइसेंसिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। बनती है इंडिया में ही है। जो आईएमएफएल सेगमेंट में जितने भी प्लेयर्स हैं, रेडिको खैतान हो गया, यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, पिकाडिली एग्रो, ये जो आईएमएफएल सेगमेंट में ये सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। तो ये बनाती सब मैन्युफैक्चरिंग जो इनका प्रोसेस होता है ये इंडिया में ही होता है। लेकिन जैसे टॉडी, एरेक, फेंग, ये सब होती हैं ट्रेडिशनल इंडियन मेड लिकर, ये इंडिया में ही बनती हैं, इनका बर्थ प्लेस भी इंडिया में ही है। लेकिन ये जो अल्कोहल, जिन, वाइन, रम, ये सब जो बनता है ये बाहर से, इनका जो ये मतलब इनका बर्थ प्लेस कह सकते हैं कि बाहर है, फॉरेन में है। तो फॉरेन से ये फॉरेन लिकर हुई, लेकिन बनती कहाँ है? इंडिया में बनती हैं। तो जब मैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉरेन में इनका, ये कोई फॉरेन की कंपनी है या फिर ये बाहर से इंपोर्ट करवाती है सामान, ऐसा कुछ नहीं है। सारा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही है। तो अगर मैं बात करूं तिलक नगर इंडस्ट्रीज की, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? जब मैं कहता हूँ ना कि किसी भी टर्न अराउंड कंपनी को आपको ढूंढना होता है जो जिसका मैनेजमेंट अच्छा है और केपेबल है। अच्छा तो क्या अच्छा और गंदा तो एक रिलेटिव सेंस में वर्ड्स हो गए दोनों, लेकिन केपेबल मैनेजमेंट है तो इनका एक टर्न अराउंड स्टोरी है। और डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, मैं 220 के लेवल से इसमें इन्वेस्टेड हूँ और एक महीना ही हुआ है शायद मुझे अभी इन्वेस्टमेंट किए हुए। इवन दो इस कंपनी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे जो सही लगा, मेरा जो रीज़नेबल प्राइस पे अभी वो 1 महीने पहले आया, आई डोंट नो हाउ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो कंपनी आपको पसंद है, अगर आपके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में उसका वैल्यूएशंस नहीं आ रहा है, आपका वैल्यूएशन आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको इग्नोर मत करो। उसको अपनी वॉच लिस्ट में डालो और जब-जब मार्केट खुला रहता है, आप उसको देखो कि क्या आपके एक जो कम्फर्ट होता है आपके वैल्यूएशंस का, क्या वो उस पे आ रही है? तो ये कंपनी बेसिकली 18 से 20% का ग्रोथ टारगेट कर रही है और मुझे 28 की पीई पे मिल गई अचानक। तो मुझे लगा यार ये तो बढ़िया डील है। और कंपनी से को इतना इतने टाइम से मैं फॉलो करता भी आ रहा था, तो इसका ब्रांड भी मुझे पता है बहुत अच्छा। इसका जो ये बेसिकली ये ब्रांडी बनाती है। अब ब्रांडी अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत फेमस है। इसका जो 85% वॉल्यूम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज का, तो वो सदर्न मार्केट से आता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मेजरली तो इसका तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में भी। तो पुडुचेरी में तो इनफैक्ट ये लार्जेस्ट आईएमएफएल प्लेयर है। आईएमएफएल में जब भी बोलूँ तो उसका मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो मैंने आपको पहले समझाया। ठीक है? तो टर्न अराउंड स्टोरी ये कैसे है? तो अगर आप इसको पहले से थोड़ा फॉलो करते हैं, 2019 में ना इसका डेट हो गया था 1200 करोड़ का। तो ऑफ कोर्स मैं 2019 से फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसको। तो लेकिन जब से फॉलो किया तो ऑफ कोर्स मुझको पास्ट भी उसका देखना पड़ता है किसी भी कंपनी का। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे समझ आया, पहले आज से 6-7 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ। तो मुझे समझ आया कि 1200 करोड़ का उसके पास डेट था उस टाइम पे, 2019 में। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये एआरसी कंपनी पे गए, जो एडलविसिस एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब एआरसीज क्या होती हैं, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? आपने इसको मोस्टली बैंकिंग के सेंस में सुना होगा कि किसी बैंक का अगर एनपीएस खराब चल रहा है, एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बैंक ना क्या करता है, अपने एनपीएस को उठा के एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच देता है। फिर आगे जाके वो कम दाम में बेचता है ऑब्वियसली। जैसे 100 करोड़ का एनपीए हो गया है किसी बैंक का, लेट्स अज्यूम, और उसको अब उस एनपीए को रिकवर करने में अपना दिमाग, अपना रिसोर्सेज, अपना टाइम, एनर्जी नहीं वेस्ट करना है। उसको ये करना है कि यार ये आप पकड़ो, ये 100 करोड़ का मेरा लोन खराब हुआ है, मेरे को इसको इसके आप 80 करोड़ दे दो, बाकी जितना आपको रिकवर करना है आप रिकवर करो आगे जाके, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इस एनपीए के एनपीए वाले सेगमेंट से, इस एनपीए वाले लोन से। तो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एडलवाइसेस, एडलवेस, मेरे को पता नहीं उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो एडलवेस एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये गए और अपना डेट को रिस्ट्रक्चर करवाया। तो 2020 में आई थिंक इनका फेब्रुवरी के अराउंड रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई थी। और 23 जून 2023 में आके इन्होंने अपना जो रिस्ट्रक्चर्ड वाला पोर्टफोलियो था वो इन्होंने पे भी कर दिया। तो इनको क्या हुआ, इनका एक तो थोड़ा बहुत कैश फ्लो आता था, बाकी कोटक महिंद्रा बैंक से इन्होंने 130 करोड़ का लोन लिया। अब आपको ये भी समझना है कि कोई बैंक कंपनी को
ऑब्वियसली बड़ा बैंक है कोटक महिंद्रा, वो एक कंपनी को लोन तभी देगा जब उसको पता है कि यार इसके आगे जाके कैश फ्लोज इंप्रूव हो जाएंगे और ये पैसा हमको लौटा देगा, तभी तो एक बैंक लोन भी देगा। तो वहां से भी आपको एक हिंट मिलना चाहिए कि कंपनी इज ऑन द राइट पाथ। तो इसने पिछले साल जून के अराउंड अपना जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एडलवेस को दिया था, वो उसने रिस्ट्रक्चर डेट को कंप्लीट किया 130 करोड़ का लोन लेके कोटक महिंद्रा से। उसने आई थिंक 11-12% पे लोन लिया था कोटक महिंद्रा से, और Q1 FY25 में वो रेट भी होके अब 9.5 पे आ चुका है, तो वो रेट भी कम हो चुका है इसका। तो अभी क्या है इनका, अगर मैं अभी का डेट बताऊं तो 1200 करोड़ 2019 में इनका डेट था, और अभी इनका नेट डेट हो चुका है सिर्फ 42 करोड़ का। तो अब देखो कितना सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसके डेट प्रोफाइल में, इतने अच्छे से इसने बैलेंस शीट को वहां से मैनेज किया है। इसीलिए अब देखो कि कौन सी कंपनी अपने बैलेंस शीट पे काम कर रही है, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, एंड कौन सी कंपनी टेम्परेरीली कोई बैड फेज से पास थ्रू हो रही है। और उसका आगे जाके बैलेंस शीट अगर इंप्रूव होता है ना, तो सबसे बड़ा फायदा होता है आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। बिकॉज अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपका रेवेन्यू आता है, फिर आप डायरेक्ट कॉस्ट को अगर हटाते हैं जो भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसमें से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट हटाते हैं तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद क्या क्या आता है आपको, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ता है, आपने उधार लिया है किसी बैंक से या कहीं से भी, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको टैक्सेस देना है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये सब देना है। तो फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था इस कंपनी का। ऑब्वियसली 1200 करोड़ का अगर सर पे लोन है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे सिंस अब इसका 42 सीआर पे ही नेट डेट आ चुका है, और एक दो क्वार्टर्स में, पहले इनका कहना था कि हम FY25 के एंड में जाके अपना नेट डेट फ्री हो जाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम एक दो क्वार्टर्स जल्दी हो जाएंगे, शायद नेक्स्ट क्वार्टर में या इसके नेक्स्ट क्वार्टर में Q3 FY25 तक ये नेट डेट फ्री भी हो जाएंगे। नेट डेट ग्रॉस डेट में क्या फर्क होता है, ग्रॉस डेट आपका एक्चुअल डेट होता है, और नेट डेट आपका क्या होता है, जब आप अपने कैश, आपके पास ऑब्वियसली बैंक में कोई कैश भी पड़ा होगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, तो जब आप ग्रॉस डेट से वो कैश माइनस करते हैं अपना, तो आपका नेट डेट बचता है। तो जब ये नेट डेट फ्री हो जाएगी, इसके आई थिंक वो मैं आगे बात करूंगा कि कितना इसका, एक बार मैं आपको बता देता हूँ जस्ट टू लेट यू नो कि इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इसका डेट कितना था, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे जब मैं आगे देखूंगा। तो इसने अपना डेट भी बहुत अच्छे से कम किया। अब डेट अच्छा से कम किया तो इसका फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ है तो जितना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो इसका काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉफिट में भी फ्लो थ्रू होता है, और आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत अच्छा बढ़ने का स्कोप है। और इस वजह से मुझे, इवन दो आप अगर करंटली वैल्यूएशन देखेंगे इसके, तो 40 पी पे ट्रेड कर रहा है, मैंने 28 के पी पे लिया था। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड वैल्यूएशन, फॉरवर्ड पी चेक करेंगे ना, तब भी इसका जो मैंने कैलकुलेशन किया, आगे आपको लास्ट में बताऊंगा, तब मुझे इसका 30 का फॉरवर्ड पी मिल रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे, ऑब्वियसली रेडिको खैतान को देखेंगे, यूनाइटेड ब्रूवरीज को देखेंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखेंगे, तो उनका जो पी है बहुत हाई है, पूरे सेक्टर का पी। लेकिन वो अलग स्पेस में है, वो अल्कोहल वगैरह इन सब स्पेस में, ब्रांडी का अ, ये जो प्लेयर है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड ही है ये। जो इनकी मेंशन हाउस ब्रांड है, एक बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत वेल नोन ब्रांड है। साउथ की अगर मैं बात करूं तो मन्नार मथाई स्पीकिंग एक मूवी है, उसका अडेप्टेशन है भागम भाग वाली मूवी। तो आपने अगर भागम भाग मूवी देखी है तो उसमें एक सीन आता है जिसमें राजपाल यादव और अक्षय कुमार शक्ति कपूर के पास जाते हैं, और एक वो पिया हुआ रहता है उस टाइम पे, तो एक जो वो सेम सीन मन्नार मथाई स्पीकिंग में भी है, और वो 1990s की मूवी है, मलयालम मूवी है। तो उसमें जो अल्कोहल का सीन आता है उसमें ब्रांडी दिखाते हैं, मेंशन हाउस ब्रांडी। तो ये इतनी पुरानी ब्रांड है और इतनी फेमस है बिकॉज ऑफ कोर्स एक अच्छी फेमस मूवी में ये आई है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, ब्रांडिंग ब्रांड इसका इसका बहुत नोन है। 85% मैंने बताया इसके रेवेन्यूज, और इसका वॉल्यूम इसका 85% साउथ के मार्केट से आता है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, और थोड़ा बहुत इनका जो फ्लेंडी फ्लेंडी मैं बताऊंगा आगे इन्होंने क्या किया है। जैसे ब्रांडी की जो ब्रांड इमेज है ना, बेसिकली आप अल्कोहल ले लें, विस्की ले लें, रम ले लें, स्कॉच ले लें और ब्रांडी ले लें, तो ब्रांडी का एक ब्रांड इमेज ऐसा है, इमेज कंज्यूमर्स के माइंड में ऐसी है कि वो आपका मेल, जो ओल्ड मेल है लाइक 40-45 अबव जो हो चुका है वो ही पीता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक जो टैबू है उसमें उसको हटाने के लिए इन्होंने फ्लेंडी निकाला, फ्लेवर्ड ब्रांडी। जैसे आपने रेडिको खैतान का जो मैजिक मोमेंट्स है आपने वो देखा होगा, कितने सारे फ्लेवर्स में आता है, ये वोट का, ये फ्लेवर वोट का, ये फ्लेवर वोट का, तो उसको लड़कियां बहुत प्रेफर करती हैं। तो
इन्होंने भी सेम चीज़ करी, ब्रांडी में ही इन्होंने फ्लेवर्ड ब्रांडी निकाल दी, उसको नाम दे दिया फ्लैंडी। और इनका फ्लैंडी का जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं उसमें। और आगे जाके भी फ्लैंडी का ग्रोथ जो है, ये क्या चाहते हैं कि टैबू छूट जाए, मतलब ब्रांडी से जो होता है ना टिपिकली टैबू की, अरे ये तो ओल्ड लोग पीते हैं, तो वो छूट जाएगा। और काफ़ी वुमेन भी अब उसको प्रेफर कर रही हैं फ्लैंडी को, या फिर वो लोग जो फ्लेवर ड्रिंक्स पीने के शौकीन हैं, जिन्हें आदत है, तो वो ठीक है, वो वोडका से बोर हो जाएंगे तो फ्लेवर्ड ब्रांडी पी लेंगे। तो उस सेगमेंट को भी केटर कर रहा है। प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, अगर आपने स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। इसका ये सबसे पहले इसके 2 मिलियनियर ब्रांड्स हैं इसके प्रोफाइल में। 2 मिलियनियर ब्रांड्स क्या होता है कि आपके 10 लाख से ज़्यादा बॉटल्स किसी ब्रांड का बिक चुका है। तो ब्रांड और कंपनी में आपको फ़र्क समझना है। तिलक नगर कंपनी है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। कौन-कौन सी ब्रांड्स हैं? मेंशन हाउस ब्रांडी है, आप अपनी स्क्रीन पे देखो। तो जो लेफ्ट वाली है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी है मेंशन हाउस के नाम से। और साइड में देखो कुरियर नेपोलियन ब्रांडी, ये भी इनकी जो पहली मिलियनियर ब्रांड, मतलब 10 लाख से ज़्यादा जो बिका था, तो पेंशन हाउस बिका था लेफ्ट वाली। और राइट वाली भी इनकी मिलियनियर ब्रांड बन चुकी है, इसके भी 10 लाख से ज़्यादा ऊपर केसेस बिक चुके हैं। अब इनका पूरा प्रोडक्ट जो स्वीट कहते हैं वो देखो। सबसे लेफ्ट में आपको दिखेंगी फ्लैंडीज, जो 3 फ्लैंडी आपको दिख रही हैं। आई थिंक ये चेरी और पीच और ऑरेंज फ्लेवर में है। फिर इनकी जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो आएगी मेंशन हाउस की। अब साइड में आप देखते रहेंगे कुरियर नेपोलियन की भी इनकी ब्रांड्स हैं। अब मतलब मेजरली इनका इन्हीं जो सेगमेंट है, इनका प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो उसमें सारा ब्रांडी ब्रांडी है। तो और भी हैं, जिन वोडका वगैरह भी है, ये साइड में आप देखो जिन और दिख रहा है आपको। तो ये इनका इतना कम है कि इसके बारे में मुझे भी डिस्कस करने में कोई ज़्यादा इंसाइट्स भी नहीं है, और इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा जो साइड का पोर्टफोलियो है। तो मैं बाकी इसको डिस्कस करता हूँ। मैं जो इनकी मेंशन हाउस की ब्रांडी है उसके पोर्टफोलियो को मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको बताया कि कितना बढ़िया तरीके से इसने 1200 करोड़ का, आप खुद सोचो ना, 2019 में 1200 करोड़ का डेट है जिस कंपनी के पास, वो अभी आते आते उसका डेट सिर्फ 40 करोड़ का बचा है, वो भी 1-2 क्वार्टर्स में ये पूरा कर देगी, नेट डेट फ्री हो जाएगी। तो अब इसकी मैं प्रोफाइल की अगर बात करूं, तो जो इनकी फ्लैंडी है वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और पुडुचेरी और सिक्किम में इन्होंने बढ़ाई है, मतलब वहाँ इनको इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। पैन इंडिया नहीं है अभी, सबसे पहली बात। सबसे अच्छी बात भी इसकी यही है कि ये पैन इंडिया इसका प्रेजेंस नहीं है। तो धीरे धीरे इसके पास सोचो, अभी मोस्टली सदर्न स्टेट्स में है और ईस्टर्न स्टेट में सिक्किम में है। तो जब ये वेस्टर्न स्टेट्स में अच्छे से डाइवर्सिफाई करेगी, और नॉर्थ में तो इसका लाइक अभी बहुत ही छोटा सा प्रपोर्शन है, तो नॉर्थ में भी जब ये आएगी तो उसके पास अभी पूरा ज्योग्राफी बची है एक्सपेंड करने के लिए। तो सोचो रेवेन्यूज किस हिसाब से बढ़ेंगे। शर्त ये है कि जो ब्रांडी है वो पिकअप करनी चाहिए नॉर्थ में भी। अब साउथ में तो बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट आता है इसका। ये मेंशन हाउस ब्रांडी प्रेस्टीज एंड अबव वाले सेगमेंट में आता है। प्रेस्टीज एंड अबव, प्रेस्टीज एंड बिलो, पॉपुलर सेगमेंट, मास सेगमेंट, ये बेसिकली अल्कोहल इंडस्ट्री में अलग अलग सेगमेंट है। प्रेस्टीज एंड अबव मतलब बहुत महंगा जो ब्रांड होती हैं वो इसमें आती हैं, जैसे आपकी जॉनी वॉकर वगैरह होगी। फिर प्रेस्टीज एंड बिलो में कुछ और ब्रांड्स आएंगी, पॉपुलर में कुछ और ब्रांड्स आएंगी, और सस्ती सस्ती होती जाती हैं। तो इनका सारा का सारा 85% इनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रेस्टीज एंड अबव वाले सेगमेंट में है। तो वही मुझे आपको बताना था बेसिकली। ये आई थिंक अभी सेकेंडली या थर्ड लार्जेस्ट हो चुका है। यस, थर्ड लार्जेस्ट ये प्रेस्टीज एंड अबव आईएमएफएल प्लेयर है। प्रेस्टीज एंड अबव आईएमएफएल मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंडियन मेड फॉरेन लीकर, सबको आप इंडियन मेड आईएमएफएल प्लेयर ही कहते हैं जितनी भी ये कंपनीज है ना। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है तेलंगाना और कर्नाटका में, और पुडुचेरी में ऑब्वियसली लार्जेस्ट है, इनका 30-35% मार्केट शेयर है पुडुचेरी में। तो आपको क्या देखना है अभी, इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने दिया है कि हम 15% का एबिटा मार्जिन इस साल मेंटेन करके चलेंगे FY25 में, और वॉल्यूम ग्रोथ इनका होगा FY25 में 15% का ओवर FY24। अब वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है आपका, जब मैं सेल्स ग्रोथ की बात करता हूँ तो वो मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट्स का, एक उसमें वॉल्यूम ग्रोथ होता है, एक होता है प्राइस ग्रोथ। लेट्स से आपने 100 प्रोडक्ट बेचे, 100 साबुन की टिकिया आपने बेची हैं, तो आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा, लेट्स से आपने 10 और बेची, तो वो 110 हो गई। अब आपने लेट्स से प्राइसिंग भी उसकी बढ़ा दी, तो जो आपका अल्टीमेटली सेल्स ग्रोथ आएगा वो होगा आपका कॉम्बिनेशन, कितना आपने प्राइस बढ़ाया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और कितना आपने ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाया। तो वॉल्यूम ग्रोथ इनटू सेल्स प्राइस ग्रोथ इज इक्वल टू सेल्स ग्रोथ। तो वॉल्यूम का इन्होंने गाइडेंस दिया है अपना
कि 15% से हम वॉल्यूम ग्रो करेंगे। तो सेल्स ग्रोथ कितना होगा वैसे तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग किस हिसाब से प्राइसिंग करते हैं। तो ये कंपनी मैनेजमेंट का ये कहना है कि जितना हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है 15% का, उससे 300 बेसिस पॉइंट्स हायर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा पूरे साल का, मतलब 18%। तो ये आप ये मोटा माटी कह सकते हैं कि 15% से वॉल्यूम इसका ग्रो करेगा और 18% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ करेगा FY25 में। लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इसका बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। ऑलरेडी अगर इसका आप 3 साल का 4 साल का कैगर देखेंगे, पिछले साल का भी कैगर देखें, तो 60% से इसका पैट ग्रो कर रहा है। और आगे जाके तो इसका आप ये लगाओ फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि नेट डेट फ्री हो जाएगा, कोई उधार नहीं रहेगा इस पे, बेसिक वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह रहेगा जो आपको धंधा चलाने के लिए चाहिए, बट वो उतना उसका फाइनेंस कॉस्ट इतना नहीं आता है। तो फाइनेंस कॉस्ट इसका जब कम हो जाएगा तो सारा का सारा प्रॉफिट एबिटा से फ्लो होकर पैट में आएगा, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आएगा। तो जब इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैंने जो अपनी कैलकुलेशंस करी हैं, 40% का तो मिनिमम मिनिमम ये पैट का ग्रोथ करने ही वाला है। मुझे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ज़्यादा कर सकता है, मुझे लगता है कि ज़्यादा करेगा, बट मुझे एक वीडियो बनानी है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, तो मेरे को बहुत कंजर्वेटिव फिगर लेके चलना पड़ता है ताकि एक मिसलीडिंग मैं कोई इन्फॉर्मेशन ना दूं यहाँ पे। तो मैंने अपना जो कैलकुलेशन किया है उसमें 40% का ग्रोथ है, तो आगे मैं फॉरवर्ड पी भी निकालूंगा लास्ट में। दो चार चीज़ें और इस कंपनी की मैं आपको बता दूं ताकि आपको बिजनेस का मॉडल समझ आए। तो इनका नेट सेल्स रियलाइजेशन है वो भी थोड़ा Q1 का, अगर मैं पर्टिकुलरली रिजल्ट की बात करूं तो वो खराब रहा है। क्यों रहा है आपने गेस कर दिया होगा अब तक, बिकॉज इलेक्शन का जो उस क्वार्टर में इलेक्शन हुए थे, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में इलेक्शन हुए थे, अप्रैल और मई में। तो अप्रैल और मई में जब जब इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लगती है, तो उसमें तो ड्राई डेज भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आएगा इलेक्शन इम्पैक्ट किसी इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री होगी अल्कोहल इंडस्ट्री। इसीलिए आप सदर्न स्टेट में देखेंगे ना, तो जो IMFL इंडस्ट्री है, पूरी IMFL इंडस्ट्री वो डीग्रो करी है 0.1% से। और इनका भी जो पोर्टफोलियो है, वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक इनका अगर मैं देखूं तो सिर्फ 0.9% YOY का इनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा था Q1 FY25 में। तो बहुत ही बकवास नंबर है, लेकिन आपको ये नंबर से यू हैव टू टेक दिस नंबर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज पूरा इंडस्ट्री ने डिग्रो किया है, इतने सारे ड्राई डेज थे, जो अल्कोहल का मूवमेंट होता है इस स्टेट में उस स्टेट में, तो वो सारा रेस्ट्रिक्टेड था बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो वॉल्यूम ग्रो कहाँ से ही करेंगे। और मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि ये सिर्फ एक एबिरेशन है, मतलब ट्रांजिएंट फेज है ये। और वैसे भी इनका Q1 सबसे खराब क्वार्टर होता है अगर कंपेयर करें बाकी चारों क्वार्टर, बाकी तीनों क्वार्टर्स से। तो आगे जाके इनका Q2 से ये कह रहे हैं इंप्रूवमेंट आएगा, Q3 Q4 तो इनके अच्छे ही होते हैं, बिकॉज उसमें फेस्टिवल सीजन वगैरह होते हैं तो लोग ज़्यादा पीते हैं उस टाइम पे। तो आगे जाके इनका अच्छा खासा होने वाला है ग्रोथ। आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ इनका 0.9% का था Q1 में, अगर YOY कंपेयर करेंगे। लेकिन इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी आई थिंक 3% का था, सिर्फ 3% का रेवेन्यू ग्रोथ Q1 FY24 से लेके Q1 FY25 में। लेकिन इनका जो एबिटा ग्रोथ था वो था 30% का। तो एबिटा ग्रोथ 30% का कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इन्होंने जो ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे ना वो ज़्यादा बेचे। तो जो जितना ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट होता है उसकी प्रीमियम प्राइसिंग भी होगी। अब जितनी उसकी प्रीमियम प्राइसिंग है तो उतना ही आपका ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप वो चीज़ रॉ मटेरियल से आप बना रहे हैं ना, तो उसमें तो उतना ही खर्चा आता है जितना आपके नॉर्मल पोर्टफोलियो में आता है, जो और प्रोडक्ट बचे आपके हैं। लेकिन जब आप उसको महंगे में बेचते हैं, बिकॉज आपने ब्रांड इमेज ऐसी बना दी कि आपको लागत जो आपकी है वो 100 रुपए की आ रही है, आपका कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 100 रुपए का आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन बेचा आपने कितने में? 1000 में। तो सारा का सारा आपका प्रॉफिट बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाता है। तो ग्रॉस मार्जिन आपका हाई हो जाता है जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं। तो उन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे ऑब्वियसली, इसीलिए अगर रेवेन्यू ग्रोथ जब 3% का था तब भी एबिटा ग्रोथ इनका 30% का आया। और Q1 का जो एबिटा का एब्सोल्यूट फिगर था वो 50 करोड़ का था, और वो अभी तक के Q1 का सबसे बढ़िया ग्रोथ फिगर था, सबसे बढ़िया एबिटा था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस वाज एन इलेक्शन सीजन। तो सोचो कि कंपनी कितने अच्छे ग्रोथ फेज में है अभी। और पैट की मैं बात करूं तो 56% का पैट बढ़ा है कंपनी का इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर। तो जैसे मैंने बताया, पैट कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रही है, जस्ट बिकॉज उसका फाइनेंस कॉस्ट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और आगे जाके एक दो क्वार्टर्स में तो एकदम खत्म ही हो जाएगा इसका जो फाइनेंस कॉस्ट है, थोड़ा बहुत रहेगा, उतना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पैट ग्रोथ इसका अच्छा होने वाला है।
अब आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। क्या-क्या देखना है? आपको एक तो ईएनए के प्राइसेज़ देखने हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, वो इनका रॉ मटेरियल होता है, उसका प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। अगर एफवाई 24 की मैं बात करूँ, तो जितना मुझे ध्यान लिखा है 67 पर लीटर क्वार्टर 1 एफवाई 24 में इनका ईएनए का प्राइसेज़ था पर लीटर, और वो बढ़ते-बढ़ते क्वार्टर 4 में 72 का आ गया। तो इन्होंने ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं करता अपने एंड से, कोई स्ट्रैटेजिक स्टेप नहीं लेता ये कंपनी, तो इनके मार्जिन्स में कंप्रेशन आता है, एबिटा मार्जिन्स में। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने जितना भी इनको कॉस्ट बढ़ा है इनके ईएनए में, वो इन्होंने कॉम्पेंसेट किया हायर प्राइस पे बेच के, हायर प्रीमियमाइजेशन जो कहते हैं, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड, कि जो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेचो, तो आपका जो भी आपके जो कॉस्ट, जो आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं कॉस्ट में, वो आपका ईज़िली आप उसको काउंटर कर सकते हैं एबिटा मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ। तो आप दो दूसरी और चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि ग्लासेस के प्राइसेस कैसे जा रहे हैं, गाइस ग्लास के प्राइसेस कैसे मूव हो रहे हैं। अगर ग्लास के प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो इनको बॉटलिंग एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, तो वो भी आपको देखना है। ये कंपनी आके ज़्यादा बताती है, हर 3 क्वार्टर्स में आके कंपनी जो रिजल्ट का कॉल करती है, तो उसमें बताती है कि हमारे ईएनए प्राइसेस का मूवमेंट क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे ग्लास प्राइसेस का मूवमेंट क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ें देखनी है। और एक और चीज़ समझने वाली ये है कि जो पूरा आईएमएफएल सेगमेंट है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर वाला सेगमेंट है, बेसिकली दारू का जो सेगमेंट है, अल्कोहल से रिलेटेड जो सेगमेंट है, वो प्रेस्टीज एंड अबव में उसमें अच्छा ग्रोथ आ रहा है। मतलब जो ये कह सकते हैं जिनके पास पैसा है, उनको कोई कमी नहीं है पैसे की, वो खरीद रहे हैं, उनको पीना है तो पीना है। लेकिन जो प्रेस्टीज एंड बिलो वाला सेगमेंट है, जो सस्ती दारुएँ आती हैं, इंपीरियल ब्लू और ये सब जो दारुएँ आती हैं, जो थोड़ा सस्ती में आ जाती हैं, तो ये कम बिक रही हैं, इसमें डीग्रोथ आ रहा है इंडस्ट्री में, कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ अगर कर भी रहे हैं तो बहुत माइन्यूट ग्रोथ आ रहा है। तो आपको ये भी समझना है कि प्रीमियम साइड में अल्कोहल इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रहा है, और जो मास सेगमेंट है, जो सस्ती दारूज़ हैं, तो उसमें कोई ग्रोथ ज़्यादा नहीं आ रहा है। और इस कंपनी के लिए अच्छी बात ये है कि इसका 85% जो पोर्टफोलियो है वो प्रेस्टीज एंड अबव का है, तो इसको ग्रोथ का कोई दिक्कत नहीं है एज़ सच। बाकी अ, ये क्या कहना चाह रही है कंपनी कि जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है ना, उसमें हम और प्राइस गैप्स हमको आइडेंटिफाई हुए हैं कि मतलब इसका बेसिकली सिंपल मतलब ये है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में जाके ये प्रीमियम प्रोडक्ट एक और कुछ लॉन्च करने वाली है। अब ये कुछ नहीं पता है क्या लॉन्च करेगी। इसने आई थिंक 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी, अब मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया, वरना वीडियो बनाने से पहले मुझे वो भी कवर करना था। तो आप अगर गूगल पे जाएँगे और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का आप देखेंगे, रिसेंट एक्विजिशन किया है उसने एक, तो आप उसका भी इम्पैक्ट देख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से ही उतर गया वीडियो बनाने से पहले, वरना मैं उसको भी कवर करता इस वीडियो में। इन्होंने कोटक का जो लोन है, जो मैंने आपको बताया था कि कोटक ने इनको लोन दिया था, तो इस क्वार्टर 1 एफवाई 25 में इन्होंने 20 करोड़ का प्रीपे किया है लोन। अब आपको यहाँ से भी कुछ हिंट मिलना चाहिए। एक कंपनी जो 2019 में 1200 करोड़ के डेट पे थी, आज के डेट में उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, बैलेंस शीट इतनी अच्छी हो गई है कि वो अपना लोन प्रीपे कर रही है, पहले ही पे कर रही है, ताकि उसको ईएमआईज़ ना देना पड़े, इंटरेस्ट कॉस्ट ना देनी पड़े। तो वो अच्छा है, मतलब एक यार, एक बैलेंस शीट जब कंपनी की इम्प्रूव होती है ना, तो सारा का सारा जो पैसा बच रहा है वो प्रॉफिट में आता है, और वो ब्रांड एक्सपेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और खोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ भी आएगा। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी है। ठीक है, बताने के लिए इतना ही है। मैंने गाइडेंस आपको बता दिया, 15% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है, 15% का ही वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है इस साल, और 18% का रेवेन्यू ग्रोथ का मार्जिन है। अब मैं आता हूँ, एक टैक्स क्रेडिट इनके पास अवेलेबल है 200 करोड़ का, तो एफवाई 25 में भी इनको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो एसेंशियली आप ये समझो कितना ही अच्छी चीज़ है ये। कंपनी एक तो डेट फ्री हो रही है, अब नेट डेट फ्री होने वाली है, तो इसका फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा। टैक्स कंपनी को इस साल का कुछ भी नहीं देना है, तो जितना इसका एबिटा बचेगा उतना ही इसका नीचे आके प्रॉफिट बचेगा। डेप्रिसिएशन वगैरह को हटा दो, लेकिन कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस कंपनी का, राइट? तो प्रॉफिट ग्रोथ, अब मैं फॉरवर्ड पी बता रहा हूँ आपको, बिकॉज बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो अभी करंट पी देखेंगे, 40 का पी है यार, 18 की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कंपनी की, और जो इसका पी है वो 40 पे आ गया, तो यार बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो रहने देता हूँ। मैं ये कहूँगा, आप अगर फॉरवर्ड पी को देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको भी समझ आएगा कि इसका एक्चुअली पी, फॉरवर्ड पी इतना हाई नहीं है, और अभी भी ये मुझे अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है। मैं बहुत कम कंपनीज को आके इतना फ्रीली और इतना ओपनली कहता हूँ कि यार मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है यहाँ पे, बिकॉज रिस्क होता है। कल को आप मेरे इन्फ्लुएंस होकर आप पैसा डालेंगे, तो आप
ऑब्वियसली रिस्क रहता है उसमें, इसीलिए मुझे लगता भी है जहाँ पे कि यार मैं 80% श्योर भी होता हूँ कि यहाँ से इसका पी एक्सपेंशन होगा, तब भी मैं खुल के नहीं कह पाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को भी थोड़ा रहता है कि मिसलीड नहीं करना है आपको। इस कंपनी में मैं आई एम फेयरली कंफर्टेबल। तो जैसे मैंने बताया 200 करोड़ टैक्स वैक्स का मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको इसका फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन। फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन मैंने बहुत कई वीडियोस में बताया है, तो वो कैसे निकालते हैं। बेसिकली फॉरवर्ड पी के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको नॉर्मल आप आज के प्राइस मार्केट प्राइस को या तो फॉरवर्ड ईपीएस से डिवाइड कर दो, या तो आप आज की मार्केट कैप को, बिकॉज अब आप एक प्राइस लेंगे, एक शेयर का प्राइस लेंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला है पीई का, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, उसमें आप एक शेयर का प्राइस लेते हैं और अर्निंग्स भी एक शेयर की लेते हैं, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर एक। जब आप पूरा कंपनी को अगर देखेंगे तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं सारे शेयर्स का। अब प्राइस पर शेयर जब हम लेते हैं और हम सारे शेयर्स को कंबाइन कर दें, तो प्राइस पर शेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय ऑल द शेयर्स इज योर मार्केट कैप। तो मार्केट कैप डिवाइड, ये दूसरा तरीका है फॉरवर्ड पी का। पहले मैंने बता दिया जो होता ही है पी का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय, अब यहाँ इस साइड क्या था, पहले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर एक शेयर की कितनी अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना आ जाएगा, टोटल अर्निंग्स कितनी हुई कंपनी की। दूसरा जो तरीका है जो मेरे को अच्छा लगता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स का कोई देखना नहीं होता है। आपको सीधे कंपनी का अगर करंट मार्केट कैप पता है और एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स नेक्स्ट साल की पूरे साल की पता है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स से कोई लेना देना नहीं है, आप पूरा कंपनी का देख लो। तो फॉरवर्ड पी का फॉर्मूला क्या हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए, करंट मार्केट कैप जो इसका 6100 करोड़ का है, डिवाइडेड बाय कितनी अर्निंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 25 में, जो ये साल एंड करेगा। तो पिछले साल इसका प्रॉफिट था इस कंपनी का 138 सीआर का FY 24 में, और मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ कि 40% तो एटलीस्ट ये कंपनी अपना पैट ग्रो करेगी। तो जब 42 43% पैट ग्रो करेगी कंपनी, तो 138 का जो इस साल का प्रॉफिट है, FY 24 का जो प्रॉफिट था, वो कन्वर्ट होके कितना इंक्रीज हो जाएगा, 193 का हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है। तो जब आप करंट मार्केट कैप 6101 को 193 से डिवाइड करेंगे, तो फॉरवर्ड पी कितना आ रहा है आपका 31 का। तो 31 का फॉरवर्ड पी फिर भी ठीक है, और मैं तो बहुत कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ। अगर 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 सबसे बड़ा मैं यहाँ पे कैविएट आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कंफर्टेबल भी हूँ यहाँ पे शेयर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि जाके आपको सीधा इन्वेस्ट करना है। आपको देखना है किस तरीके से कंपनी कर रही है। अगर कंपनी कह रही है कि मैं 18% से अपना रेवेन्यू ग्रो करूंगी इस साल और 15% से वॉल्यूम ग्रो करूंगी, आगे जाके कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है और कहती है यार हम 15% से नहीं, हम अपना गाइडेंस रिड्यूस कर रहे हैं, हम सिर्फ 12% का वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे और सिर्फ 15% का रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे, तो स्टॉक में जो गिरावट आएगी ना, तो वो आपको देखने लायक होगी। तो इस हिसाब से आपको देखना है कंपनी में। मतलब बहुत सारी वीडियोस लोग ऐसे बनाते हैं कि स्टॉक्स टू बाय फॉर एवर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट ही एकदम फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। अगर आप हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गाइडेंस कब कंपनी ने रिड्यूस करी, कब स्टॉक 10% आपको नीचे सर्किट पे मिलेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए यू हैव टू ट्रैक एटलीस्ट जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं उसके आप रिजल्ट्स को हर 3 महीने में एक बार देख तो जरूर लो, आपको वहां से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है जो इस कंपनी ने गाइडेंस दिया है, अगेन बहुत ही बड़ा कैविएट है, अगर वो गाइडेंस पे फुलफिल रहता है कंपनी, तो यहाँ से भी इस स्टॉक में मुझे री रेटिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बिकॉज सबसे कम इसका मीडियन जो स्क्रीनर पे भी आप देखेंगे, ऑब्वियसली स्क्रीनर पे उतना अच्छा मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी सेक्टर्स की कंपनी को वो कभी कभी कंबाइन करके दिखाता है। तो इसका जो पी है, आप बाकी से रेडिको खैतान हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह हो गया, उनसे बहुत ही ज़्यादा कम है। आई थिंक हाफ पे भी नहीं है, वो 80 90 100 पे पहुंचे हुए हैं। तो इसका तो अभी 39 का ही है और फॉरवर्ड पी 30 का आ रहा है, तो इसमें स्कोप मुझे नज़र आता है। बाकी कोई प्रॉब्लम है इस कंपनी को लेके, कोई डिस्कशन है, कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया बिजनेस मॉडल को लेके, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।